वेडनेसडे स्पेशल वीडियो। दोस्तों आपका स्वागत है एक और वीडियो में। ये वीडियो सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस आपसे दिल से बात करूँ और जो मेरे मन में आता है, जो मेरे माइंड में थोड़ा बहुत भी आता है, बस आपको आके बता दूँ। पिछला वेडनेसडे पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्या फ्रॉड शेयर बाजार में एक किस तरह का फ्रॉड चल रहा है। कई लोगों ने कमेंट किया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो के लिए। और अच्छा ये बात लग रहा है कि लोग इस बात को लेकर अब सेंसिटिव हो गए और शेयर बाजार में जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के अंदर में फ्रॉड चल रहा है उससे अपने आप को अपडेटेड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगर आप मार्केट में नए नए आए हैं। तो आज एक और दिल से बात करते हैं और आज बात करने का मन किया, ये जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करते करते जो ये बड़े स्टार्टअप्स हो गए जो अब लिस्टेड हो गए, चाहे वो नाइका है, चाहे पेटीएम है। पेटीएम पिछले वीक ही लिस्ट हुआ और आपने देखा उसका कैसा एक्शन हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है, एग्रेसिव वैल्यूड है। और ये क्यों है वैल्यूड? क्योंकि ये तो प्रॉफिट कमाते नहीं है। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैं सोच रहा था कि इसका क्या आंसर होगा, और मेरा माइंड भी ऑब्वियसली एक तरीके का कुछ थॉट को प्रोसेस कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये जो माइंड में चल रहा है वो आपके साथ में बात कर लिया जाए। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था मिस्टर वॉरेन बफेट का, और उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि 3 तरह के एसेट्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट जनरली लोग करते हैं। पहला एसेट जिसमें डेफिनेटली एक रेकरिंग इनकम आएगी, जो टिपिकली बॉन्ड होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जिनमें एक फिक्स ब्याज है ही कि इतना तो इनकम आएगा ही आएगा। दूसरा एसेट है जिनमें रेकरिंग इनकम नहीं आएगा, लेकिन वो एसेट को जब बेचेंगे तो उसको बेचने पे कोई ना कोई वैल्यू रियलाइजेशन होगी, चांसेस है। जैसे गोल्ड में कोई रेकरिंग इनकम नहीं होती है ना, लेकिन जब गोल्ड बेचते हैं तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो अपने को घर पे फायदा होता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो इक्विटी होता है जिसका सोल पर्पस है कि वो आपको रेकरिंग इनकम दे, लेकिन अनसर्टेन होता है। अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो आपको रेकरिंग इनकम मिलेगा। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी 2 भाग हो गए, एक हो गया जो रेकरिंग डिविडेंड इनकम है और एक भाग हो गया जो कैपिटल एप्रिसिएशन के कारण आपको इनकम आता है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट कमाता है और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली शेयर होल्डर को किसी न किसी तरीके से दिया जाता है। अब ये स्टार्टअप्स की बात करें, पेटीएम, नाइका और ये जितने भी हैं और अभी और भी आने वाले हैं, तो इनकी बात करें तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये लास्ट कैटेगरी में तो आएगा नहीं, बिकॉज प्रॉफिट तो ये कमाते नहीं है। हाँ, होप है कि ये फ्यूचर में कमाएंगे। नाइका ने कमाया था, बट एक होप और है कि फ्यूचर में ये लोग बहुत कमाएंगे। लेकिन लार्जली हम देखें तो मोटा मोटी ये जो स्टार्टअप्स लिस्ट हो रहे हैं ये प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। कई स्टार्टअप्स ने तो इनफैक्ट अपने जो सेबी की फाइलिंग आईपीओ की उसमें कह दिया था कि भाई हमको नहीं पता है हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, और आने वाले नियर टर्म में तो हमको नजर ही नहीं आ रहा है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? शायद ये सेकंड कैटेगरी में आएंगे, जहां पर आपने इन्वेस्ट तो कर दिया इस एसेट में, बट आपको रिकरिंग इनकम नहीं आएगी क्योंकि वो कमाएंगे नहीं, बट चांसेस है कि इसके अंदर में बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग आपको मिल जाए। अब वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूरा छोटा सा वीडियो, बहुत लंबा नहीं टानूंगा, बट एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको पसंद आ रहा है पर्सपेक्टिव तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा वीडियो, और मेरे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जरूर जाइए। तो चलिए वापस आते हैं कि क्या वैल्यू अनलॉकिंग होगा इनके अंदर में। तो अगर अपने बात करें ये कंपनीज की, तो इनका बिजनेस कैसे रहा है? इनका बिजनेस ऐसा रहा है कि इन्होंने शुरू में बहुत लॉसेस किए। तो लॉसेस आप देखोगे तो 2 कैटेगरी के ही खर्चों में लॉसेस हुए हैं। पहला मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और दूसरा लोगों पे, एम्प्लॉइज पे। तो अगर ये जो खर्चे इन्होंने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल में किए हैं, अगर उसको हम कैपिटलाइज करें, जनरली ये कंपनीज अपने खर्चों को कैपिटलाइज नहीं करती, बट अगर हम उसको कैपिटलाइज करें, इसका मतलब हम ये मान लें कि ये जो खर्चा इन्होंने किया है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आने वाले कई सालों तक उन खर्चा का इनको बेनिफिट मिलेगा, और बैलेंस शीट में उसको एक इंटेंजिबल की तरह दिखाएं। आपने सुना होगा इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल या कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने डेवलप कर रखी है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, चाहे वो ब्रांड भी हो सकता है, उसको एक वैल्यू किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर में। इनफैक्ट कुछ ऐसी कंपनीज है इंडिया में जो मैन पावर को भी वैल्यू करती है और बैलेंस शीट में उसका वैल्यू दिखाती है।
तो एक बार मान लेते हैं कि ये सारी कंपनीज जिन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो आपको लगेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, बट जिन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, चांसेस है कि फ्यूचर में इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। नाउ द आर्गुमेंट कम्स कि फ्यूचर में तो विवेक जी बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आप तो कह ही रहे हैं कि ये तीसरी कैटेगरी में आते नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं करेंगी, तो क्या बेनिफिट मिल सकती है? तो देखिए, बेनिफिट तो कुछ ऐसा है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं नहीं हूं और मुझे रिप्लेस करना पड़े तो उसका एक वैल्यू है। तो ये जो कंपनीज है, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा वर्किंग करके बैठे हैं। कल अगर किसी बाहर वाली कंपनी को, आपने देखा है ना, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया तो एक वैल्यू देना पड़ा। कल अगर किसी भी बाहर वाली कंपनी को इंडिया में आना है तो या तो वो जीरो बेस से चालू करेंगे जैसे अमेजन ने चालू किया था, या अगर उनको इस इंडियन मार्केट में अपने आप को सेट करना है तो किसी न किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को बाई करेंगे। तो कौन होंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर? ये जो लिस्टेड कंपनीज है जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने आप को चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है, शायद वो प्राइम कैंडिडेट्स बन जाएंगे कि बाहर वाला आके इनको बाई करेगा। तो ये पूरा होप स्टोरी है और हो सकता है कि इस होप स्टोरी के कारण ही ये वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिल रहा है। आपने एक और कॉन्सेप्ट तो मार्केट में सुना होगा, बिगर फूल थ्योरी। बिगर फूल थ्योरी का मतलब होता है कि भाई किस चीज का दाम ये है और आप बिलीव करते हैं कि इससे ज्यादा दाम आपको मिल जाएगा क्योंकि कोई ना कोई फूल है जो आपको शायद ज्यादा दाम देने में बिलीव करता है। तो ये जो बिगर फूल थ्योरी है ना, ये स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है, बड़ा जबरदस्त। क्योंकि जब कोई स्टार्टअप चालू होता है तो उसको एक वैल्यू दी जाती है जो एक एंटरप्रेन्योर बिलीव करता है कि उसकी वैल्यू है। वो कभी भी स्टार्टअप जब चालू होता है तो बिजनेस को वैल्यू नहीं दी जाती, उस एंटरप्रेन्योर को वैल्यू दी जाती है। तो जब चालू होता है तो ऐसे वैल्यू बनती है। बट जैसे जैसे स्टार्टअप स्केल अप करता है अपने आप को, हर स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे यह बिलीव किया जाता है कि जो बाद में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वो फूल्स हैं और वो रेडीली इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बाद में एक और फूल आएगा जो उनसे उनका स्टेक को ले लेगा। अब ये जो स्टार्टअप इन्वेस्ट हुए हैं इंडिया के अंदर में, क्या इन्होंने इन्वेस्ट आईपीओ इसीलिए लेके आया कि उनको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर फूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूल तो हम लोग सब हैं, चाहे अब रिटेल है चाहे इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज शेयर बाजार में बिगर फूल थ्योरी वर्क्स द बेस्ट। तो मान के तो रखना पड़ेगा कि हम फूल हैं। लेकिन ये स्टार्टअप जो इन्वेस्ट आज आईपीओ लेके आए हैं, कहीं ना कहीं देयर इज अ पाथ ऑफ गेटिंग द बिगर फूल्स इन द मार्केट। और वो कौन हो सकते हैं, इसका डिस्कशन अब करेंगे इस सेक्शन में। तो आपको पता है ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये दुनिया में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इस पूरे इक्वेशन को मेरे को समझाया मेरे यहाँ पर जो फर्म में हमारे रिसर्च हेड है विनीत पगरिया, उन्होंने समझाया और बहुत ही अच्छे लॉजिक से उन्होंने समझाया मुझे बात। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब क्या होता है कि एक फलाना इंडेक्स है, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, तो ईटीएफ क्या करेगा, निफ्टी के अंदर में जो जो स्टॉक्स है जिस जिस परसेंटेज पे, उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। तो आपसे पैसा लेगा और उसी के अंदर में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर देगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, दुनिया में बहुत बड़ा है ये, और इंडिया में अब धीरे धीरे वो भी ग्रो कर रहा है। तो ईटीएफ के अंदर में कंपल्शन होता है कि कोई भी स्टॉक अगर किसी भी इंडेक्स में, अगर वो निफ्टी ईटीएफ है तो निफ्टी इंडेक्स में, अगर वो सेंसेक्स ईटीएफ है तो सेंसेक्स इंडेक्स में अगर बिलोंग करते हैं तो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब आप इमेजिन कीजिए, ये सारे स्टार्टअप जो कि इतने बड़े हैं, क्यों बड़े हैं? क्योंकि उनका बिजनेस का स्केल बड़ा है और वो अब लिस्टेड है। एक पॉइंट पे जाके ये कोई ना कोई इंडेक्स का पार्ट बनेंगे कि नहीं? आप एग्री करते हैं? कोई ना कोई स्टार्टअप कभी निफ्टी का पार्ट कोई बन जाएगा या सेंसेक्स का पार्ट बन जाएगा। आने वाले 5 साल के अंदर में कोई ना कोई इंडेक्स का पार्ट ये बड़े स्टार्टअप्स बनेंगे, बिकॉज ये बड़े हैं और ये स्टार्टअप्स और बड़े होते जाएंगे। तो इसका मतलब जो इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ है उनको भी उसमें स्टेक खरीदना पड़ेगा। तो आज जो लोग, आप देखिए कई लोगों ने, जो एंकर इन्वेस्टर्स थे या जो क्यूआईपी जिन्होंने सब्सक्राइब किया था इन आईपीओ को, वो लोगों ने इन्वेस्ट किया तो क्या सोच के इन्वेस्ट किया है? ऑल्दो पेटीएम हो सकता है करेक्ट कर रहा, बट क्या सोच के इन्वेस्ट किया? क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फूल है, जो फूल मतलब फ्लावर नहीं, एक फूल है जो रेडी बैठा है और फ्यूचर के अंदर में हो सकता है वो बिगर फूल
उनको एग्जिट देगा। तो दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक बायर कि कोई फॉरेनर फर्म आके इंडिया में पोजीशन बनाना चाहता है तो उसको लेना पड़ेगा ये कंपनीज को, एंड द अदर इज ईटीएफ इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर में उस कंपनी में हो सकता है बिकॉज वो कंपनी इंडेक्स में जा सकती है। तो अगर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट हुआ तो फोर्सफुली उनको खरीदना ही पड़ेगा, जो कि इवेंचुअली ऑल द ईटीएफ होल्डर्स विल हैव टू होल्ड इट। मतलब फाइनली देखा जाए तो जो रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रखे हैं चाहे ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रखे हैं, फाइनली ले दे के उन्हीं के पास में वो शेयर जाने वाला है। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है, देखिए ये एक मॉरल आर्गुमेंट है जो मैं नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज शेयर बाजार देखा जाए तो यही है कि इंस्टीट्यूशंस पहले लेते हैं और उसको नर्चर करते हैं और फाइनली रिटेल के पास जाके वो शेयर पड़ा रह जाता है। तो ये मॉरल इशू है, इस पे नहीं जाते हैं बिकॉज ये शेयर बाजार का स्ट्रक्चर है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इस तरह के बिजनेसेस में आपको थोड़ा सा एम्बिग्विटी लगता है तो आप मत इन्वेस्ट करिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके मजा आता है बिकॉज इनमें हाई रिस्क तो है बट पोटेंशियल है कि हाई रिटर्न आ जाए, बिकॉज कोई ना कोई है जो इनको या तो खरीद लेगा, राइट, या ये ईटीएफ का पार्ट बन जाएंगे और आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी मोड पे एग्जिट मिल ही जाएगा। जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स को एग्जिट मिलता है, वैसे कोई ना कोई लिस्टेड में जिसने इन्वेस्ट किया उसको भी मिल जाएगा। जाते जाते एक छोटी सी बात और कर देता हूं कि इसमें अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे करें। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको सिर्फ एसआईपी ही करना होगा। एक प्राइस पे पूरा पैसा डाल देना बेवकूफ़ी है, बिकॉज आपको हर भाव में ये महंगे लगेंगे और आपको डर लगेगा कि मेरा पैसा लग जाएगा। तो एक भाव में आप थोड़ा डाल दीजिए और नीचे गिरे थोड़ा डाल दीजिए, और ये वो कैपिटल होनी चाहिए जिनको आप मान लीजिए कि ये जीरो भी हो जाएगा तो आपके माथे पे किसी भी तरह की लकीर नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क अवर्स है और आपसे नहीं हो पाता इस तरह का रिस्की इन्वेस्टमेंट, तब फिर आप ये सब स्टॉक से दूर रहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूं, आप कमेंट भी मत डालिए, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा कमेंट डालते हैं ना ये सब स्टॉक्स में, वो एक्चुअली स्टॉक्स में 1 रुपया नहीं डाल रखे हैं। तो कमेंट मत डालिए, आप दूर हो जाइए। आपके पास इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छे बिजनेसेस, अच्छे सेक्टर्स, अच्छी कंपनीज जो प्रॉफिट भी कर रही हैं, आप उन पे इन्वेस्ट करके अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ का जर्नी बनाइए। अगर स्टार्टअप या इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आपको सूट नहीं करता है तो आप इस प्रोसेस से दूर रहिए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रयास, एक कॉन्सेप्ट मेरा माइंड जो बोल रहा है वो आपको बताने की। आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और आप कैसे इसको प्लान करेंगे ये मुझे नहीं पता है, बट एटलीस्ट आपको एक राह मिल गया है कि जिस राह में आप चल के इनमें अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप कर पाएंगे। थैंक यू, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।